मंजूषा मंजूषा पापा फोन कर रहे हैं, उनसे बात कर लो। ठीक है, उनसे कहिए कि अभी 5 मिनट में बात करती हूँ। गमलों की मिट्टी बदल रही थी, बस हाथ धो रही हूँ। जैसे ही मंजूषा ने पति संजीव के मुंह से सुना कि पापा का फोन है, तो उसने जल्दी जल्दी हाथ धोने शुरू कर दिए। ज्यादातर बेटियों की तरह मंजूषा को भी पापा की चिंता रहती थी। मम्मी के जाने के बाद तो मंजूषा पापा को लेकर ऐसी चिंतित रहती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए। मम्मी के जाने के बाद 1 साल बड़ी मुश्किल से उनका अपना घर खुला रहा, क्योंकि दोनों ही भाई बहन को अच्छा नहीं लगता था कि बच्चों के रहते हुए पापा अकेले रहें। जैसे ही बरसी हुई, मंजूषा ने कहा, रोहित, मैं पापा को अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप क्यों ले जाएंगी? मैंने तो पापा की टिकट बुक करवा ली है। मुझे तो कल जाना पड़ेगा। आप रुकोगी क्या कुछ दिन? हाँ, अभी मेरी और बच्चों की छुट्टियां हैं, और वैसे भी अगर हम पापा के सामने ही घर का सामान समेट कर बंद करके चल पड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा दुख होगा। इसलिए तुम उन्हें लेकर जाओ। मैं 2-4 दिन बाद घर का सामान समेटकर चाबी अपने साथ ही ले जाऊंगी। बस उसके बाद पापा 2 साल से रोहित के साथ ही हैदराबाद में रहते थे। मंजूषा बच्चों के साथ साल में 2 बार पापा के पास रहने भी गई थी, और पिछली दिवाली पर उसने पापा को अपने पास दिल्ली ही बुला लिया था। मंजूषा करीब 2 महीने से महसूस कर रही थी कि पापा बात करते करते भावुक हो जाते थे। अपने घर को, शहर को बहुत याद करते हैं, और बार बार मंजूषा से पूछते थे, मंजूषा, संजीव का ट्रांसफर पानीपत नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है पापा, पर दिल्ली छोड़कर भला कौन जाना चाहता है? क्या बात है, आपको कोई दिक्कत है क्या रोहित के पास? नहीं, सब ठीक है। ये सब सोचते सोचते मंजूषा ने हाथ पोंछे और पापा को फोन मिलाया। हाँ पापा, वो गमलों के पौधों की कटाई छटाई में लगी थी, बस फोन अंदर था। हाँ हाँ, संजीव ने ही बताया आपके फोन के बारे में। आप कैसे हैं पापा? मंजूषा का इतना कहना था कि पापा का गला रूंध गया और उन्होंने फोन रख दिया। मंजूषा की भी आंखें भर आईं। उसने तुरंत रोहित को फोन किया। रोहित, कहाँ हो तुम? पापा को क्या हुआ? हम लोग तो नव्या की बहन की बर्थडे पार्टी के लिए बाहर आए हैं। पापा तो ठीक हैं। हम 15 मिनट पहले ही तो घर से निकले हैं। 2-1 घंटे में पहुंच जाएंगे वापस पापा के पास। चौकीदार को छोड़कर आए हैं, वो रहेगा तब तक। भाई की बात सुनकर मंजूषा को तसल्ली हो गई। थोड़ी देर में उसने फिर पापा को फोन किया। पापा, आप भी चले जाते ना बर्थडे पार्टी में? मन बहल जाता। ना बेटा, एक तो नव्या की बहन के ससुराल वालों की भाषा समझ में नहीं आती, फिर सब अपनी अपनी कंपनी में मस्त हो जाते हैं। कह तो आप ठीक रहे हैं, चौकीदार चाचा है ना आपके पास? इस तरह मंजूषा आधा पौन घंटा पापा के साथ बात करती रही। हालांकि मन ही मन में वो सोच रही थी कि कल सुबह ऑफिस भी जाना है, नींद ना उठ जाए। फिर जब मंजूषा ने देखा कि पापा बातचीत करके हल्के हो गए, तो उसने धीरे से सोने की इजाजत मांगी। लेकिन 2 दिन बाद ही रोहित के फोन ने मंजूषा की नींद उड़ा दी। दीदी, पता नहीं, पापा करीब 1 महीने से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। आप प्लीज कुछ दिनों के लिए आ जाइए ना। और तीसरे ही दिन मंजूषा हैदराबाद पहुंच गई। वो तो भगवान की दया से संजीव बहुत ही समझदार हैं, वरना दोनों बच्चों की परीक्षा चल रही थी। रोहित और नव्या ने बताया कि पापा छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं, पड़ोसियों के साथ बैठकर इस तरह की बातें करते हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि उनका तो घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है, मानो बहू बेटा उन पर बहुत जुल्म कर रहे हों, आदि आदि। पापा तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर मंजूषा ने भाई भाभी को हौसला दिया। अगले दिन सुबह ही पापा ने मंजूषा से कहा, देखा तुमने मेरी क्या हैसियत है इस घर में? सुबह अखबार आते ही रोहित साहब का पढ़ना जरूरी है, मेरी तरफ तो रद्दी फेंकी जाती है। पापा, आप कब से ऐसी नकारात्मक बातें करने लगे? उसे ऑफिस जाना है, आप बाद में आराम से पढ़ लेना। चलिए उठिए, कितना सुहाना मौसम है, पास में ही पार्क है, वहां का एक चक्कर लगा कर आइए।
उस दिन मंजूषा पापा को अपने साथ लेकर पार्क चली गई। एक बार वहां पहुंचकर पापा पक्षियों की चहचहाट में ऐसा खो गए कि उन्होंने उठने का नाम ही नहीं लिया। पूरे 1.5 घंटे बाद मंजूषा पापा के साथ घर पहुंची तो रोहित और नव्या ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे अपने अपने स्कूल की। मंजूषा मेज पर फ्लास्क में चाय पड़ी होगी, एक कप निकाल दे बेटा और तू भी पी ले। सब बिजी हैं, बस हमारे पास काम नहीं है। नहीं पापा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपने समय में आपने भी खूब काम किया है, आपके कारण ही तो आज आपके बच्चे फल फूल रहे हैं। अब आप उम्र के इस दौर का आनंद लीजिए ना। 3-4 दिन में ही मंजूषा समझ गई कि असली समस्या पापा के मन की भावनाएं हैं। बढ़ती उम्र में उन्हें अकेलापन महसूस होता है, असुरक्षा का भाव है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। रोहित, नव्या और बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत काम है। मंजूषा ने बारीकी से चीजों को समझा और भाई भाभी और बच्चों के जाने के बाद अपने पापा से बोली, पापा आपको याद है कि जब भी दादा हमारे पास पानीपत आते थे 4-5 दिन में ही वापस चले जाते थे। उन्हें हमेशा यही शिकायत रहती थी कि पढ़ लिख के बेटे के पास बाप के लिए टाइम नहीं रहा। यहाँ तक कि वे आपको इस बात का भी उलाहना देते थे कि पानीपत का मकान बनाने में उन्होंने सहायता की, नहीं तो आप कभी मकान नहीं बना पाते। और जब मम्मी उन्हें कोई छोटा मोटा काम बता देती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव हो रहा है। हाँ मंजूषा, बापू को ये बात समझ में नहीं आती थी कि मेरे सिर पर कितनी जिम्मेदारी थी। अरे अगर तेरी माँ कोई काम बता भी देती थी तो बढ़िया था ना, खाली बैठे बैठे तो शरीर बेकार हो जाता है। पापा, मैं यही बात आपको समझाना चाहती कि अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखिए, अपने बच्चों की मजबूरी समझिए। आप क्यों सोचने लगे कि अब आपका महत्व नहीं रहा? कोई आपका ख्याल नहीं रखता। हम सब आपको प्यार करते हैं। पापा, ये तो आप भी जानते हैं कि परिवार में सबको समझौता तो करना ही पड़ता है और विचारों में तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते तो तू मेरी भी मास्टरनी बन गई मंजूषा। पापा, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी आपकी तरह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सर्विस पूरी करके रिटायर हों? मंजूषा पूरे 20 दिन अपने पापा के साथ रही और उनकी दिनचर्या व्यवस्थित करने में काफी सहयोग किया। उसने रोहित और नव्या से भी कहा, रोहित, केवल पापा को ही नहीं, कुछ बातों का ध्यान रखने की तुम्हें भी जरूरत है। मैंने देखा है कि तुम अखबार तो पढ़ते ही नहीं, केवल सरसरी नजर डालकर बिना तह किए फेंक देते हो। अगर करीने से मेज पर रख दोगे तो पापा को वो रद्दी नहीं लगेगा, और अगर तुम पापा से कह दो कि हेडलाइन सुना दें तो उन्हें छोटी सी बात से कितनी खुशी मिलेगी। नव्या, अगर ऑफिस की तैयारी करते करते तुम प्यार से फ्लास्क से चाय निकालकर पीने के लिए कह दोगी तो उनका मन बेकार की बातों की तरफ नहीं जाएगा। दीदी, सुबह हजारों काम होते हैं और शाम को थक कर आते हैं। घर आकर कहाँ मन करता है बातें करने का? और जो इंसान पूरा दिन घर में अकेला बैठा इस इंतजार में रहता है कि शाम को उसके बच्चे आकर बातें करेंगे, पर तुम सब अपने कमरों में घुस जाते हो, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी? ये कभी मत भूलो कि उम्र के इस दौर से तुम्हें भी गुजरना है। बाकी तुम दोनों को ही सोच समझकर चलना है। मैं तो केवल इतना कह सकती हूँ कि तुम 1-2 महीने मेरी सलाह मानकर देख लो, वरना मैं पापा को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के होते हुए पापा इस उम्र में अकेलेपन को नहीं झेल पाएंगे। वैसे मैंने पापा से भी बात की है, लेकिन उनसे इस उम्र में अधिक बदलाव की उम्मीद मत रखना। अगले दिन मंजूषा वापस लौट आई और हर रोज कभी पापा से, कभी रोहित से और कभी नव्या से बातचीत करके खोज खबर लेती रही। हाँ, इस बार उसने ये भी नियम बना लिया था कि संडे को पूरा परिवार एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता, एक दूसरे को छेड़ते, शाबाशी देते और बच्चे भी अपने अनुभव साझा करते। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए और एक दिन मंजूषा ने पापा से कहा, पापा, रोहित और नव्या आपका ध्यान तो रखते हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, परेशानी कोई नहीं। कभी कभी वे दोनों कुछ भूल भी जाते हैं तो मैं याद दिला देता हूँ। उनके ऊपर भी कई जिम्मेदारी हैं। और मास्टरनी, तू कब चक्कर लगाएगी? पापा, अगले महीने मेरी छुट्टियां हैं, मैं आपकी टिकट बुक करवा रही हूँ।
हम इस बार की छुट्टियां पानीपत वाले घर में गुजारेंगे। वाह! और सुन, मैं रोहित और नव्या को भी साथ चलने के लिए कहूंगा। रोहित भले ही मना कर दे, पर नव्या मेरी बात कभी नहीं टालेगी। अपने पापा के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मंजूषा समझ गई कि नव्या इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ गई है कि प्रकृति के चक्र से हर किसी को गुजरना पड़ता है। रिश्ते निभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस थोड़ा वक्त, थोड़ी सी सहानुभूति और थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है। जब मंजूषा के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, नव्या मेरी बात कभी नहीं टालेगी, तब मंजूषा की आंखों में संतोष की चमक थी। अब न केवल पापा का मन बदला था, बल्कि पूरे परिवार ने भी बुढ़ापे की उस परछाई को अपनाना सीख लिया था, जिसे अनदेखा करना सबसे आसान पर सबसे बड़ा अपराध होता। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।